School of Magic Season 2 एपिसोड 110 टाइटल मरे हुए दफन पर्वत। आदर्श जमीनी स्तर का मैजिशियन था और अब तक किसी गुट में शामिल नहीं हुआ था। नतीजन जब उन्हें डीन गरी से पता चला कि उन्हें वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में जगह मिल गई है तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। बाद में जैसे ही वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के लिए चयन शुरू हुआ, अंततः उसे एहसास हुआ कि एक अस्थायी उम्मीदवार के रूप में चुना जाना कितना अविश्वसनीय था। अवसर अमूल्य था। आदर्श जो अभी भी रैंकिंग में ऊपर चढ़ रहा था, उसने अचानक पाया कि वह खुश हो रहा है। फिर भी वह खुशी से ज्यादा चिंता महसूस कर रहा था। हालांकि वह ऐसे व्यक्ति थे जिस चीजों को वैसे ही लेते थे जैसे वे आती थी। अपने आसपास के शोर के बावजूद उन्होंने अपने कल्टीवेशन पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। 10th रैंक वाली हिमांशी को हराने के बाद अब उन्हें हर महीने ट्रेजर टावर में 7 दिनों तक कल्टीवेशन करने का मौका मिला। उसका समन बीस्ट अभी भी पहले स्तर पर था, इसलिए बच्चे को खिलाने के लिए उपलब्ध ऊर्जा कहीं भी पर्याप्त नहीं थी। उसे इसे अगले स्तर तक सुधारना था ताकि ऊर्जा उसकी छोटी फ्लेम बेले को खिलाने के लिए भी पर्याप्त हो। एक बार जब उसकी छोटी फ्लेम बेले बड़ी हो गई तो क्या आदर्श अभी भी दूसरों की ईर्ष्या और उपहास की परवाह करने की जरूरत होगी? वह छोटी फ्लेम बेले को उस पर संदेह करने वालों को काटने देता था। वे मूर्ख अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे बदनाम कर रहे थे। सिर्फ इसलिए ईर्ष्या कर रहे थे क्योंकि वह अब उसके चेहरे पर अपनी जीविका चला रहे थे। आदर्श को बकवास की ज्यादा परवाह नहीं थी। स्कूल में उनका व्यवहार अच्छा रहा और उन्होंने अपनी कल्टीवेशन में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया। स्कूल में ऐसे कई छात्र थे जिनका आधा कदम एडवांस लेवल में था। इस बीच एडवांस स्तर की सीमा अभी भी उसकी पहुंच के भीतर नहीं थी। उसे एक एडवांस मैजिशियन बनने और मजबूत एडवांस विलो तक पहुंच प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? जैसे ही शरद ऋतु आई, चीन के मध्य क्षेत्र में हवाएं ठंडी होने लगी। प्राचीन राजधानी के 100 किलोमीटर के भीतर का क्षेत्र सूखी घास से ढका हुआ था। अपने विशाल क्षेत्र में पूरी जगह नीरस लग रही थी। रंग का कोई संकेत नहीं था। प्राचीन राजधानी भूरे भूरे और तांबों के रंगों के मिश्रण से ढकी हुई थी। कुछ चमकदार संरचनाओं को चकमा दिया गया। शहर में सीधे केंद्र की ओर जाने वाले रास्ते थे। जैसे जैसे यह स्थान के केंद्र के पास पहुंचता था, प्रत्येक चौड़ा होता जाता था और क्लॉक टावर से सम्मिलित रूप से फैलता था। प्राचीन राजधानी का जादुई संघ घंटाघर में स्थापित किया गया था। मैजिक एसोसिएशन का स्थान हमेशा प्रत्येक शहर के लिए एक मील का पत्थर था, या अधिक सटीक रूप से स्थलों पर हमेशा मैजिक एसोसिएशन का कब्जा था। परिणाम स्वरूप प्राचीन राजधानी की सड़कों पर अभी भी एक बड़ी आबादी उमड़ी हुई थी। हंटर यूनियन मैजिक एसोसिएशन से केवल 1000 मीटर की दूरी पर ड्रम टावर पर स्थित था। दोनों मीनारें दूर दूर तक एक दूसरे के साथ खड़ी थी, जैसे दो विशाल मूर्तियां शहर की रखवाली कर रही हो। सेना का शिविर शहर के बाहर था। प्राचीन राजधानी के आसपास कई खतरे थे। विश्व प्रसिद्ध मरे हुए दफन पर्वत और क्विनलिंग पर्वत में राक्षस जानवरों ने पीढ़ियों से पूरे शहर को अपनी चपेट में ले रखा था। कहा जाता था कि शहर हो या बाहर, जमीन में 100 मीटर तक खोदने पर लाशें जरूर मिलेंगी। लाशें कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वे केवल उन योद्धाओं के अवशेष थे जो प्राचीन काल में लड़ाई में मारे गए थे। समस्या कंकाल में बदल जाने के बावजूद अतीत से चिपके रहने वालों की थी। मरे हुओं को अपने अतीत की कोई याद नहीं थी, ना ही उनके पास विवेक था। उनमें केवल जानवरों के समान बर्बरता थी और हत्या करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। वे एक निश्चित दूरी के भीतर जीवित किसी भी चीज पर पागलों की तरह झपट पड़ते थे। इस प्रकार हंटर यूनियन, मैजिक एसोसिएशन और सेना को
एक शाश्वत मिशन सौंपा गया था, मरे हुए लोगों को उनके अपराधों में मदद करना, मतलब मरे हुए के अपराध खोजना। समीर ने जल्दी में शंघाई छोड़ दिया। जैसे ही वो लिटोंग में मुख्यालय पहुंचे, उन्हें तुरंत विनाश मिशन पर भेज दिया गया। समीर को ट्रेनिंग के लिए मध्य क्षेत्र में भेजे जाने के बाद से कुछ समय हो गया था। वह निगरानी करने, अनुभवी सैनिकों से सीखने और अपनी कल्टीवेशन में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जिम्मेदार था। हालांकि सेना ने उसे कुछ मिशनों पर भेज दिया, लेकिन उनमें से कोई भी विशेष रूप से कठिन नहीं था। समीर को उतरते ही आदेश मिला। यह एक बचाव अभियान था, जियांची में फंसे एक स्काउटिंग दल को निकालने के लिए। जियांची में हाल ही कुछ अशांत गतिविधियों की जांच के लिए दल लगभग आधे महीने पहले रवाना हुआ था। मृतकों की वृद्धि दर की जांच करने के अलावा उन्हें क्षेत्र के आसपास के शेष गांवों को खाली करने का भी आदेश दिया गया। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने मरे हुए के समान ही भूमि साझा की। भले ही वे मैजिशियन नहीं थे, फिर भी उनके पास मरे हुए लोगों के संपर्क से बचने के अपने पारंपरिक तरीके थे। कुछ निडर जनजातियां अपने गांवों को चालू रखने के लिए मरे हुए लोगों की भूमि पर भी निर्भर थी। वर्तमान युग में इन जनजातियों का पाया जाना दुर्लभ नहीं था, जिनमें से कुछ लगभग 1000 वर्षों से अस्तित्व में थे। इन जनजातियों के लिए मरे हुए लोग सामान्य जानवरों की तरह ही थे, सही तरीकों के साथ। भले ही मरे हुए लोग बेहद क्रूर थे और जो कुछ भी दिख रहा था उसे मार रहे थे। लोग अपनी सुरक्षा की गारंटी देने में सक्षम थे। हाल ही में ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर के अजीब व्यवहार ने किसी तरह एक अजीब प्रवृत्ति शुरू कर दी थी। पिछले महीने जमीन के नीचे सोने वाले जीव काफी सक्रिय थे। अधिक सक्रिय होने के कारण अधिक हत्याएं हुई। ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर के अजीब व्यवहार ने किसी तरह मरे लोगों की भूमि को अपने सामान्य शांति खोने में मदद की। कई गांव जो मरे हुए के बीच रहने के लिए अपने पारंपरिक तरीकों पर निर्भर थे, उन्हें पूरी तरह से विनाश का सामना करना पड़ा। इस अवधि के दौरान उनमें से 4 को मानचित्र से मिटा दिया गया था। 4 गांवों को। मरे हुए लोग, इसको एक ज़ॉम्बी की तरह इमेजिनेशन करें। मैजिक एसोसिएशन और हंटर यूनियन इस मामले पर अत्यधिक सावधानी बरत रहे थे। उन्होंने तुरंत लोगों को जांच के लिए भेजा। एक बार जब उन्होंने स्थिति का पता कर दिया और इसे खतरनाक पाया तो उन्होंने तुरंत आसपास के गांवों को खाली कर दिया। हालांकि स्काउटिंग दल को पता चला कि जियांची के आसपास के क्षेत्र में एक अजीब सी हवा चल रही है। जगह की जांच करने और गांवों को खाली कराने के लिए भेजे जाने के बावजूद वे अचानक कार्रवाई में गायब हो गए। भले ही समीर को बचाव अभियान पर भेजा जा रहा था, लेकिन दल लगभग 2 महीने से गायब था। मूल रूप से बचाव दल का काम दल की मौत के कारण की पुष्टि करना और उनकी लाशों को पुनः प्राप्त करना था, फिर मैजिक एसोसिएशन और हंटर यूनियन को रिपोर्ट करना था। हमारे सीनियर हमें इस तरह के ऑपरेशन पर भेजकर क्या सोच रहे हैं? हमें एक स्काउटिंग दल की तलाश करने के लिए कहा गया है जो 2 महीने से गायब है। वे पहले क्या कर रहे थे? टीम के स्काउट विक्रम ने कहा। समीर की टीम में 9 लोग शामिल थे। एक कमांडर के नेतृत्व वाली टीम की सामान्य संरचना के विपरीत यह एक विशेष ऑप्स टीम की तरह थी। टीम का फॉर्मेशन उत्कृष्ट सैनिकों द्वारा किया गया था, जिन्हें विशेष बलों जैसे कठिन अभियानों को पूरा करने का काम सौंपा गया था। टीम में हर कोई कमांडर बनने में सक्षम था। टीम में 2 स्काउट्स थे जो आगे का रास्ता तलाशने, डीमन बिस्टों को लुभाने और उनके दुश्मन के समूह को बाधित करने के लिए जिम्मेदार था। समीर स्काउट में से एक थे और दूसरे विक्रम थे। विक्रम और समीर बाकी टीम से आगे थे।
विक्रम शिकायतों से भरा था। टीम के जाने के बाद से वह लगातार समीर को अपशब्द कह रहा था। आदित्य निश्चित रूप से ही हेवनली ईगल पर आनंद ले रहा है, उसे बात करने की भी जरूरत नहीं है, विक्रम ने कहा। अपना सिर उठाया और उनके ऊपर उड़ते हुए बर्फीले सफेद स्वर्गीय ईगल पर नजर डाली। आदित्य टीम के कैप्टन और कमांडर थे, जो हेवनली ईगल बैटल मैच पर थे। दूसरों के पास चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जबकि वह स्वर्गीय ईगल की सवारी करने में सक्षम थे। बात करना बंद करो, नहीं तो तुम सीनियर को बता सकते हो कि तुम मिशन छोड़ना चाहते हो और सजा भुगतने को तैयार हो। अन्यथा आपको बिना रुके बात करने के बजाय सिर्फ मिशन को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समीर थोड़ा अधिक सकारात्मक था। मुझे बस बड़बड़ाना पसंद है। अगर मैं एक दिन भी बड़बड़ाऊं नहीं तो मुझे बहुत असहज महसूस होगा, विक्रम ने विरोध किया। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 111 टाइटल मानचित्र के पार, लाल धब्बा। हेलो भाई आदर्श, आप बॉस विहान के बारे में पूछ रहे हैं? मैं भी नहीं जानता। यदि आपने उसका उल्लेख ना किया होता तो मैं उनके बारे में पूरी तरह भूल चुका होता। काफी समय से मैंने उनसे नहीं बात की है। मैं एक मिशन के बीच में हूँ, इसलिए मैं कुछ समय तक उनसे संपर्क नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने सुना है कि वो डार्कविंग वुल्फ के सिर के साथ अमृत झील लौटने के बाद लापता हो गए हैं। ठीक है, अगर मैं उनसे कुछ भी सुनूंगा तो तुरंत आपको फोन करूंगा, लेकिन मैं कुछ समय के लिए एक मिशन पर रहूंगा। मुझे नहीं पता कि मैं मुख्यालय में कब वापस आऊंगा। और फ्लिम्बेले कैसी है? मैं ठीक हूँ। मैं पूरी टीम में दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ हूँ। अगर मैं अपने दुश्मन को लड़ाई में नहीं हरा सकता तो मैं उनसे कैसे आगे निकल सकता? हम सभी सैनिक हैं, इसलिए हम में से कोई भी दूसरे को नहीं छोड़ेगा। जो लोग इसे सुरक्षित वापस लाने में कामयाब रहे, वे स्थिति के बारे में मुख्यालय को रिपोर्ट करेंगे। भले ही बाकी लोग मर जाए, फिर भी मैं ठीक रहूंगा। समीर अपने एयरपीस से आदर्श से बात कर रहा था। वे अभी तक जियांजी के आसपास के क्षेत्र में नहीं पहुंचे थे, इसलिए उन्हें हाई अलर्ट पर रहने की आवश्यकता नहीं थी। कॉल काटने के बाद विक्रम ने उदास नजर से उसकी ओर देखा और अप्रिय रूप से बोला, आप किसे मरने का श्राप दे रहे थे? मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर इस मिशन पर किसी की जान जाएगी तो वह निश्चित रूप से आप ही होंगे। हे, मैं इसे केवल एक उदाहरण के रूप में उपयोग कर रहा था, समीर ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा। आप इसे एक उदाहरण के रूप में भी उपयोग नहीं कर सकते। फोन पर वह लड़का कौन है? मैंने सुना है आप उसे भाई कहकर बुलाते हैं। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम अकेले बच्चे हो? विक्रम ने बोरियत से बातचीत जारी रखी। हम एक ही सड़क पर पले बड़े हैं। वह बिल्कुल मेरे भाई की तरह है। जब मैं छोटा था तब से मेरी देखभाल कर रहा है, यहाँ तक कि अब भी, समीर ने कहा। आप एक सैनिक है, इंटरमीडिएट मैजिशियनों में प्रतिभाशाली है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम अभी भी बच्चे हो? तुम्हारी देखभाल की जा रही है, विक्रम ने कहा। वह मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, हमारी सेना में बहुत सारे प्रतिभाशाली पागल है, फिर भी उनमें से कोई भी इन गंदी चीजों को साफ करने में सक्षम नहीं है। 9 सदस्य टीम धीरे धीरे जियांची की ओर बढ़ी। जियांची महज एक जगह का नाम था जहां सतह पर शायद ही कोई पौधे थे। मिट्टी नरम थी और आमतौर पर पतली सफेद रेत से ढकी होती थी। सफेद रेत वास्तव में लाशों की धूल थी, जो लंबे समय तक सूरज और हवा के संपर्क में रही थी। यह बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे जमीन पर नमक छिड़का हुआ था। स्थानीय लोग इसे शाब्दिक रूप से नमक नहीं कह सकते थे, बल्कि इस स्थान को नमकीन भूमि कहते थे। जियांची किमलिंग पर्वत और शियान क्षेत्र के बीच की भूमि थी। क्योंकि यह स्थान थोड़ा धंसा हुआ था, इसलिए मानचित्र पर यह एक तालाब जैसा दिखता था, इसलिए इसे जियांची कहा जाता था, यानी नमकीन तालाब। जियांची की उत्तर पूर्वी सीमा पर एक लंबा सुरक्षित क्षेत्र बनाया गया था।
आमतौर पर सुरक्षित क्षेत्र में ज्यादातर किले, डिपो, वॉच टावर और आपूर्ति स्टेशनों के साथ स्थापित सीमाएं शामिल होती है, जिसमें सीमा की रक्षा करने वाली सेना, हंटर और मैजिक एसोसिएशन के बीच सहयोग होता है। हालांकि प्राचीन राजधानी के आसपास के डीमन बीस्ट काफी अलग थे, इसलिए प्राचीन राजधानी का सुरक्षित क्षेत्र बहुत स्थिर नहीं था। केवल सीमा क्षेत्र के चारों ओर एक लंबी दीवार थी, अर्थ मैजिशियनों द्वारा निर्मित दीवार सुरक्षा की एक परत के रूप में कार्य करती थी। चूंकि दीवारों को मरे हुए की गतिविधि के अनुसार अक्सर इधर उधर किया जाता था, कुछ गांव जो शुरू में सुरक्षित क्षेत्र के भीतर थे उन्हें कभी कभी अचानक से बाहर कर दिया जाता था। यदि कोई गांव दक्षिण या उत्तर में समुद्र तट के किनारे स्थित था तो सुरक्षित क्षेत्र से बाहर होना बेहद खतरनाक था। कुछ ही वर्षों में गांव को रौंदकर राख कर दिया जाएगा और एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। इस बीच प्राचीन राजधानी के आसपास के किनारे पर स्थित गांवों में मरे हुए से बचने के अपने अनोखे तरीके थे, इसलिए सुरक्षित क्षेत्र के बाहर अभी भी गांव थे। वास्तव में उनमें से काफी सारे अन्य देशों में जादुई संघों द्वारा इन गांवों को आमतौर पर चमत्कारों के गांवों के रूप में संदर्भित किया गया था, क्योंकि ग्रामीण पूरी तरह से निडर थे, सुरक्षित क्षेत्र के बाहर रहते हुए भी। हमारा पहला गंतव्य यहाँ है सनी बकरी गांव। यह क्विनलिंग पर्वत की तलहटी के आसपास स्थित है, जहां लगभग 30 ग्रामीण रहते हैं। कैप्टन आदित्य अपने हाथ में एक नया प्रतीत होने वाला नक्शा लेकर आसमान से नीचे लाए थे। यदि संभव हो तो नवीनतम मानचित्रों पर उनका हाथ रखना बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि केवल नए मानचित्रों में क्षेत्र के परिदृश्यों में हाल के परिवर्तनों के बारे में जानकारी होती थी। जहां तक पुराने नक्शों की बात है, 10 में से 11 का परिणाम जाल होगा। टीम के शरारती बच्चे, अमन ने कहा, गांव का नाम काफी खुशनुमा लगता है। बकवास बहुत हो गई। आदित्य ने अपना चेहरा सीधा किया, दूसरों को अपनी टिप्पणी व्यक्त करने का मौका नहीं दिया। सनी बकरी गांव यहां से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। सूरज जल्दी ही डूब रहा है, क्या हमें कोई योजना नहीं सोचनी चाहिए? टीम में महिला बैटल मैजिशियन अंकिता ने प्रस्ताव रखा। चलो सीधे गांव चलते हैं। मुझे लगता है कि यह इतना जटिल है। क्या आप मुझसे कह रहे हैं कि हम कमजोर लोगों के समूह को नहीं संभाल सकते? जब वे प्रकट होंगे तो हम उनमें से हर एक को मार डालेंगे। अमन ने कहा, भोले मत बनो। क्या आप भूल गए हैं कि इस जगह का पहले भी निरीक्षण किया जा चुका है? इसे ऑरेंज जोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आदित्य स्पष्ट रूप से एक सतर्क नेता थे, और जब उन्होंने अपनी टीम को अपना बचाव करते देखा तो उन्होंने तुरंत सख्ती से कहा, यह सिर्फ नारंगी क्षेत्र है। मैंने लाल क्षेत्रों में घूमने में बहुत समय बिताया। विक्रम ने टोकते हुए कहा। हंटर यूनियन के लोग क्षेत्र में डीमन बिस्टों के वितरण की खोज करने के प्रभारी थे, और डीमन बिस्टों के घनत्व को दर्शाने के लिए क्षेत्रों को अलग अलग रंगों से टैग किया करते थे। क्षेत्र में डीमन बिस्टों का घनत्व जितना अधिक होगा, उसे टैग करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रंग उतना ही मजबूत होगा। रंग सफेद से शुरू होकर नारंगी, फिर लाल और अंत में काले हो गए, जो अलर्ट के रंग से संबंधित थे। सुरक्षित क्षेत्रों में क्षेत्रों को टैग करने के लिए हरे रंग का उपयोग किया गया था। सफेद का मतलब था कि क्षेत्र में केवल कुछ डीमन बीस्ट घूम रहे थे। नारंगी क्षेत्र का अर्थ है कि इस क्षेत्र में डीमन बिस्टों के झुंड रहते थे, इसलिए यह एक खतरनाक क्षेत्र में आता है। केवल अनुभवी हंटर, विशेष दलों और शक्तिशाली मैजिशियनों को ही इस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति थी। लाल या बस रक्त रंग का क्षेत्र मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता है। डीमन बिस्टों के झुंड के बीच रहना बेहद आसान था, क्योंकि क्षेत्र में डीमन बिस्टों की संख्या एक उभरते ज्वार की तरह थी। लाल और काले के बीच अभी भी पर्पल रंग था। लाल क्षेत्र डीमन बिस्टों के साम्राज्य को संदर्भित करता है, यहाँ तक कि सुपर मैजिशियनों के पास भी पर्पल क्षेत्र से वापस जीवित हो रहने का कोई मौका नहीं था।
जहां तक काले क्षेत्र की बात है, उसके भीतर किसी भी प्रकार का जीवन वर्जित था। पहले कभी कोई भी काले क्षेत्र में नहीं गया था और ऐसा लगता था जैसे डीमन बिस्टो ने भी उसमें प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की थी। ग्रीन, वाइट, पर्पल, रेड, बैंग, नारंगी, काला, कुल 6 रंग थे और अंतिम 4 प्रकार के अलर्ट से संबंधित थे। अमृत झील को जिस रेड अलर्ट के तहत रखा गया था वह किसी शहर के लिए दूसरे स्तर का रेड अलर्ट था। प्राचीन राजधानी अंडर्ड साम्राज्यों के पास स्थित थी, इसलिए यह पूरे देश में सबसे अधिक अलर्ट वाला शहर था। यह चेतावनी शहर के निवासियों के लिए इतनी आम थी कि इसे हर सुबह उन्हें जगाने के लिए बस एक अलार्म के रूप में माना जाता था। जो लोग चाय पी रहे थे वे अपनी चाय का आनंद लेते रहे, जो लोग गपशप कर रहे थे वे गपशप करते रहे और जिन पर शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वे युद्ध के मैदान में चले गए। ऐसा कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र की अनूठी विशेषताओं के कारण जब सूर्य आकाश में ऊपर होता था तो इलेक्ट्रॉनिक मानचित्र केवल हरे और सफेद क्षेत्र प्रदर्शित करता था और कभी-कभी नारंगी क्षेत्र भी दिखता था। जब क्विनलिंग पर्वत के जानवर खो जाते थे और घुसपैठ करते थे क्षेत्र में, हालांकि जैसे ही सूर्य क्षितिज में डूबा, जब भूमि की रक्षा करने वाली रोशनी वापस ले ली गई तो प्राचीन राजधानी के सुरक्षित क्षेत्र को छोड़कर मानचित्र के सभी क्षेत्र पूरी तरह से लाल हो गए। एक बार रात होने के बाद मनुष्यों का पूरे देश पर शासन नहीं रहा। फिलहाल लीटोंग मुख्यालय की विशेष टीम सुरक्षित क्षेत्र से बाहर थी। सूरज की रोशनी की आखिरी झलक गायब हो गई थी और आसपास की हवा में मौत की गंध बनी हुई थी। सफेद ढकी जमीन के नीचे से एक अजीब सी आवाज आती सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ चबा रहा हो या कुछ पीट रहा हो। समीर मरे हुए लोगों की भूमि में कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। वह बेहद घबराया हुआ था। उसका अलर्ट उसके आसपास का निरीक्षण कर रहा था। अचानक सूखे सड़े हुए हथियारों के जोड़े जमीन से बाहर निकले और उससे 5 मीटर से भी कम दूरी पर हवा में बेतहाशा लहराने और पकड़ने लगे। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।